नमस्कार, स्वागत है आपका बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। वेद पुराण की रचनाओं से लेकर आज तक हमारे देश में बेटियों को तवज्जो दी गई है। नवरात्र में दुर्गा पूजा तो अंतरिक्ष में कल्पना चावला। बेटियां हमारी संस्कृति में शिखर पर रही हैं। आज भी शैक्षिक जगत से लेकर कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। आपने अपने आसपास कई बार सुना होगा कि बेटियों के बर्दाश्त करने की कोई सीमा नहीं होती। ये भी कि शादी के बाद बेटी ससुराल में ही रहे तो अच्छा है। और इस कहने सुनने का ही नतीजा होता है कि आज भी बेटियों के ससुराल में मारे जाने की खबरें सुनने को मिलती है। लेकिन बिहार की एक बेटी ने इन बातों की परवाह नहीं की। एक छोटे से गांव की साधारण सी बेटी की ये सफल कोशिश देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर जाना पहचाना नाम है बिहार के गया जिले का। धार्मिक नगरी और बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर। लेकिन ना तो धर्म नगरी की तरह उसकी पहचान और ना ही शहर की व्यापकता गया की संकुचित सोच को बदल पाई। तकदीर मानकर बर्दाश्त करते चले जाना महिलाओं की आदत। लेकिन हालात पर रोने की बजाय अपनी किस्मत बदलने का फैसला यहाँ की एक बेटी ने किया तो आंसुओं की जगह आत्मविश्वास ने ले ली। और इस आत्मविश्वास का नाम है बेबी। 14 साल की उम्र में शादी और 26 साल में 4 बच्चे। ना खाने को रोटी, ना बच्चों की स्कूल, ऊपर से शराबी पति के सितम। बेबी ने इस जीवन से बाहर निकलकर अपने बच्चों के लिए खूबसूरत बचपन का सपना देखा। लेकिन ना हाथ में कोई डिग्री थी, ना कोई हुनर जो आजीविका का जरिया बन सके। रोते बिलखते जिंदगी गुजारने की बजाय आगे बढ़कर रास्ता तय करने का संकल्प बेबी ने लिया तो राह अपने आप आसान होती गई। हकीकत जो भी हो, नीतीश रिक्शा में बैठे तो बेबी का मनोबल बढ़ा। कुछ टीवी चैनल की एक स्टोरी के लिए चलने वाला कैमरा बेबी और उसकी माँ को ये उम्मीद जगा देता है कि शायद कोई नौकरी मिल जाए, कुछ इनाम दरवाजे पहुंच जाएं। बेबी ने जो शुरुआत की थी, अब उस रास्ते दूसरी बेटियां भी आगे बढ़ रही हैं। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बौद्ध नगरी गया के बाद आपको लेकर चलते हैं धर्म नगरी काशी। यूं तो इस आध्यात्मिक शहर का अपना इतिहास है, लेकिन हाल ही में नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र बनने के बाद सुर्खियों में ज्यादा है। इन सुर्खियों से दूर एक बेटी है इस बनारस में जो सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश कर रही हैं। गंगा जमुनी तहजीब के शहर बनारस की फिजा में अमन और भाईचारे का रस घोलती ये नाजनीन अंसारी है। सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने में जुटी मुस्लिम परिवार की ये बेटी अल्लाह और राम के नाम पर खड़ी दीवारों को पाटने में जुटी है। बुर्के की मर्यादा के साथ राम की आराधना बेटी के साहस की मिसाल है तो रामचरितमानस का उर्दू में अनुवाद इनकी बौद्धिक क्षमता का परिचय। मंदिर मस्जिद के फर्क में इंसानियत को खंडर कर चुके कुछ लोगों को वे बताना चाहती हैं कि धर्म सिर्फ एक है और उसे परिधान या परिवेश की सीमाओं में बांध नहीं सकते। सियासतदानों की तरह वे ऐसा बोलती नहीं बल्कि ऐसा करके दिखा रही हैं। काशी के संकट मोचन मंदिर में जब 2006 में दहशतगर्दों ने आतंक मचाया था, तब मुस्लिम महिलाओं के साथ मंदिर में पूजा करने का साहस इस बेटी ने दिखाया था। काशी के अंसारी परिवार की ये बेटी आज उसी इतिहास को दोहरा रही है, वो भी तब जब बुनकर समाज सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। ये छोटी छोटी कोशिशें हैं जो बड़े बदलाव का रास्ता खोल रही है। तो बड़ा नाम है किरण बेदी, जो ऐसी छोटी छोटी बेटियों की उड़ानों को पंख देने का काम कर रही हैं। देश में महिला पुलिस अफसरों की तादाद आज भी काफी कम है। यही वजह है कि विशेष भर्ती के जरिए अनुपात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन 1972 में जब किरण बेदी ने वर्दी पहनी थी तो चारों तरफ सलामी देते सिर्फ पुरुष ही नजर आते थे। ऐसे में यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के साल को विमेंस ईयर घोषित किया। किरण बेदी के लिए ये बड़ा मौका साबित हुआ। राजपथ पर दिल्ली पुलिस का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर बनने का गौरव उन्हीं को मिला। देश की राजधानी की पहली सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की डीआईजी, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर, संयुक्त राष्ट्र ऑपरेशंस में भागीदारी और फिर पुलिस महानिदेशक, सभी जिम्मेदारियों की सफलता थी कि 1979 में प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड और 1994 में मैग्सेसे से नवाजा गया। किरण बेदी का काम के लिए जुनून ही था कि 2010 में रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन के वोटर ने उन्हें मोस्ट ट्रस्टेड वुमेन बताया। तंबाकू पर कानूनी शिकंजा, तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए सुधार के कदम, सेवा में रहते हुए 1988 में कानून की पढ़ाई और 1993 में आईआईटी दिल्ली से डॉक्टरेट की डिग्री, ये सारे प्रयास ऐसे हैं जो बताते हैं कि पहली ऑफिसर बनने के बाद भी वो रुकी नहीं। मेहनत के साथ साहस की वजह से उन्हें ग्रेन बेदी कहा गया और रिटायरमेंट के 7 साल बाद भी उनकी सक्रियता बेमिसाल है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। पुलिस सेवा में जाने का सपना देखने वाली देश की लाखों बेटियों की रोल मॉडल हैं किरण बेदी, और आज वो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सबसे पहले देश के लोगों की, देश की बेटियों के लिए बताइए कि किस तरह से आप छोटे छोटे स्कर्ट पहन के टेनिस खेलती थी और गांव के लोग वहां पे पूरे पंजाब में आपके ज़िले के किस तरह से रिएक्ट करते थे? बच्चे सोचते थे काश हमें भी ऐसे मम्मी डैडी मिले जिससे मुझे मिले। ऐसे देखते थे कि इनको मम्मी डैडी कहाँ से मिले, हमको ऐसे क्यों नहीं मिले जो हमें भी ऐसे टेनिस खिलाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें और फिर इतनी अच्छी परवरिश करें। तो मम्मी डैडी को देख के बच्चों में भी आता था ये फीलिंग कि हमको भी ये करना है, लेकिन उनको कराने वाले भी तो हों। ये कैसे मुमकिन हुआ? आपके पिताजी ने उस दौर में ये कैसे सब कुछ आपको करने दिया? इसका क्या कारण था? 4 बहनें थीं आप? मेरे पेरेंट्स दूरंदेशी थे। मेरे फादर टेनिस के बहुत शौकीन थे, खूब टेनिस खेलते थे दोपहर के बाद। वो पैसे के शौकीन नहीं थे, वो खेलने के शौकीन थे। और मेरी मम्मी पढ़ाई की बहुत शौकीन थी, क्योंकि मेरी मम्मी की अर्ली एज में तब शादी हो जाती थी ना, तो पढ़ाई उनकी अधूरी रह गई। वो अधूरापन जो उनकी पढ़ाई का हुआ वो उनको कभी भी नहीं भूला। तो वो चाहती थी मेरी बेटियां खूब पढ़ें, मेरे डैडी सोचते थे मेरी बेटियां खूब खेलें। तो हम स्कूल के बाद खेलते थे और होमवर्क भी कई बार टेनिस पे वेट करते। सो दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में अपने पेरेंट्स से आई। एशियन चैंपियनशिप तक आप पहुंची, उन्होंने ही भेजा, उन्हीं के मनोबल से, उन्हीं के उत्साहवर्धन से, उन्हीं के सहयोग से आप वहां तक पहुंची। लेकिन आसपास के लोग उनको किस रूप में लेते थे? उन लोगों की परवाह उन्होंने कभी नहीं की? सुनने को तो मिलता होगा। अपनी फैमिली की भी परवाह नहीं की, क्योंकि जब हम लोगों को मम्मी ने मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल अमृतसर का था उन दिनों में, मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल, और मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स का हमारा जॉइंट किचन था, और मेरे डैडी पापा अपने फादर के यहाँ फैक्ट्री में काम करते थे और पॉकेट मनी मिलती थी। पॉकेट मनी इसलिए क्योंकि घर कॉमन है, ठीक है, किचन कॉमन है, तो खर्चे की ज़रूरत क्या है। तो जब बच्चे हम लोग आ गए तो अब उनको स्कूल की फीस तो देनी है ना, तो सारी पॉकेट मनी अब मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल में जाएगी। तो मेरे ग्रैंडफादर ने मेरे फादर को बोला कि इतनी एक्सपेंसिव स्कूल, सेक्रेड हार्ट स्कूल अमृतसर क्यों भेजते हो, मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूल शहर के बाहर। और अपने पास इतनी सारी बग्गी, मेरे ग्रैंडफादर, उनके पास गाड़ी, कार भी थी उन दिनों में। माई ग्रैंडफादर वॉज द रिचेस्ट मैन इन अमृतसर, लेकिन उन्होंने मेरे डैडी को कार नहीं दी, बग्गी नहीं दी। मेरे डैडी मुझे साइकिल पे छोड़ते थे, इतनी दूर साइकिल पे ले जाते थे, सारी पॉकेट मनी हमारी स्कूल की फीस पे चली जाती थी। और मेरे ग्रैंडफादर ने एक बार उनको बुला के कहा, इतने एक्सपेंसिव स्कूल में क्यों भेजने की जरूरत है, पास में स्कूल है, वो फ्री है, उसमें भेजो। लड़कियों को क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, दहेज ही तो देना एक दिन, तो दहेज दे के भेज देंगे। तो मेरे फादर ने तब मेरे ग्रैंडफादर को बोला कि पापा जी, आप मेरी जिंदगी के फैसले करते रहे,
मैं उनको एक्सेप्ट करता रहा, लेकिन आप मेरी बेटियों की जिंदगी का फैसला आप नहीं करो, ये उन्होंने कहा। और तब मेरे मम्मी डैडी ने ये फैसला कर लिया कि कैसे भी हो हम इन बच्चों को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, सबसे अच्छी पढ़ाई में पढ़ाएंगे। और कभी भी उन्होंने दहेज की बात नहीं की थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा था बड़े होकर तैयार हो जाओ, शक्ल आपकी ऐसी लग रही है, ऐसी लग रही नहीं, पढ़ाई और टेनिस और कुछ नहीं। गवर्नमेंट में आप आई, 72 में पहली देश की महिला पुलिस ऑफिसर बनी, लेकिन आज महिलाओं की संख्या को देखकर संतुष्ट हैं? बहुत तरक्की की है, फ्रॉम 0 इन 1972, 72 तो मैं एक ही थी, अब आप तो शायद 300 ज़्यादा आईपीएस ऑफिसर्स है, तकरीबन 5000 आईपीएस ऑफिसर्स में से तकरीबन 300 40-45 साल बाद अगर इतनी संख्या है तो क्या इसे माना जाना चाहिए कि काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है, और ग्रास रूट में भी काफ़ी नहीं है। इसका प्रॉब्लम सिर्फ पेरेंटिंग और कुछ नहीं है। जब आप आईपीएस बनी और आपके आसपास कतार में जितने पुलिस ऑफिसर्स रहते थे, तो उस वक्त आपके लिए, आपको भी कहीं थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता था? जो आप बता रहे हैं कि लड़की कहाँ जाए, आपको जाने का मौका मिल गया, लेकिन उस मौके के बाद भी जो इतनी ब्रेव किरण बेदी थी, जो साइकिल पे सिनेमा घर में टिकट लेने, लॉन टेनिस खेलने पहुंचती थी, वो उस भीड़ में खुद को कभी अकेला पाती थी? नेवर। क्योंकि तैयारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार कैसे हैं आप? ये कुछ सडनली थोड़ी हो कि मैं 16 साल की लाइन में लगी, मैं तो लाइन में 9 साल की लगती थी, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। जिसकी जब मेरी बारी तो मैं जाऊंगी, मेरी बारी कोई काटेगा, मैं पूछूंगी मेरी बारी क्यों लीजिए। सो क्वेश्चनिंग छोटी उम्र से जो आपके पास आ जाए, तो आपको बड़े होकर ट्रेनिंग नहीं चाहिए, आपकी वो एक कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है, आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाता है। करने से आप करते। बेस्ट वे ऑफ नोइंग एंड स्टडिंग इज बाय डूइंग। डूइंग करने से नोइंग होता है, नॉट ओनली बाय नोइंग। ये जो आपका साहस पेरेंट्स ने दिया, सिखाया शुरू से, वही वजह थी कि आपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भी गाड़ी, काफिले की गाड़ी रोकी थी आपने? रोकी नहीं थी, चलान किया था। काफिले की गाड़ी थी उनकी नहीं, उनकी अपनी प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी थी, पीएम की गाड़ी थी, वो रॉन्ग पार्किंग में थी। तो जब मेरा ट्रैफिक ऑफिसर ने कहा कि ये गाड़ी रॉन्ग पार्किंग में है, जैसे डीसीपी ट्रैफिक, तो उन्होंने पता नहीं किसकी गाड़ी है, बोले पता है किसकी गाड़ी है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, या तो इसको हटाओ, पार्किंग में ले जाओ, नहीं तो चलान तो जरूर होगा। तो उसने नहीं किया, तो उसने लगाई क्रेन, उसे क्रेन लगाई और उसको चलान दिया। बड़ा हंगामा मचा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी को चलान हो गया। तो सभी के लिए चलान होता है, आपका भी हो गया, क्या बड़ी बात। आप भी कानून क्या दो, कानून, आप प्राइम मिनिस्टर हाउस की गाड़ी है, लेकिन कानून आपके ऊपर भी है, ओहदे के ऊपर है कानून। लेकिन आज तक कानून उस तरह से लागू नहीं होता है उन लोगों के लिए, आज भी लाल बत्ती से लेकर तमाम कानूनों का उल्लंघन होता है। तो उसके लिए सिर्फ बहादुर पुलिस ऑफिसर चाहिए। सिर्फ अगर आप बहादुर पुलिस ऑफिसर वही चाहिए। लेकिन बहादुर पुलिस ऑफिसर्स की या कैमरा लगा लो, कैमराज लगा लोगे तो कैप्चर कर लोगे एज इट इज। पहले कैमराज नहीं थे, अगर मेरे बस में हो तो मैं हर जगह कैमरा लगा दूं, जिसका कैमरा में आ गया उसके घर टिकट पहुंच जाएगी। आपने तो अपने बस में जो कुछ था वो सब कुछ किया, तिहाड़ जेल से लेकर अब कैमरास की जरूरत, नारकोटिक्स तक। लेकिन रिटायरमेंट क्यों लिया आपने? रिटायरमेंट इसलिए लिया कि जब मेरी बारी थी, सीनियरिटी थी पुलिस कमिश्नर बनने की दिल्ली की, तब उस वक्त की सरकार ने, उस वक्त के ब्यूरोक्रेट्स ने सोचा कि इसको लगा दिया तो हमारी चौधर चली जाएगी। उन्होंने नहीं लगाया और उसने मेरे से एक 2 साल जूनियर ऑफिसर को लगा दिया। तो ये उनका प्रोरोगेटिव है किसको पोस्ट करें, लेकिन जब मेरी सीनियरिटी उन्होंने ले ली, जब मैं डायरेक्टर जनरल थी, मेरा रिकॉर्ड, अगर रिकॉर्ड ठीक ना होता तो मैं डायरेक्टर जनरल ही नहीं बन सकती थी। जब आपने डीजीपी की मुझे रैंक दे दी और प्रमोट करा हुआ है, तब आप मेरे से 2 साल जूनियर अगर कोई लगा रहे हैं तो फिर मैं नौकरी ही करूं, मैं नौकरी नहीं करती। लेकिन हमेशा अपने हक के लिए लड़ने वाली किरण बेदी ने लड़ाई करने की बजाय पलायन करना क्यों जरूरी? नहीं, ये पलायन नहीं था, ये तो बहुत जबरदस्त एक डिसीजन थी कि मैं अपना समय का सदुपयोग करूं। मेरे लिए समय इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए घर इंपॉर्टेंट नहीं है, गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पोजीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा समय इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये देखा जिस पोस्ट में मैं हूं उसको मेरे 2 साल और नहीं चाहिए, अब इसके बदले में 2 साल कुछ और करूंगी, तो उसका सदुपयोग करूंगी।
लेकिन वो एक महिला ऑफिसर के साथ हुआ अन्याय था। नहीं, एक चॉइस थी। एक महिला मैं हूं, लेकिन मैं एक अलग एक सांचे में फिट नहीं हूं आपके। मैं एक व्यक्ति हूं जो एक महिला भी है, लेकिन एक पुरुषीय सांचे में फिट नहीं हुई। वो पुरुषीय सांचा जो शाम को बैठ के आपके साथ बात करे अपने तरीके, लेट इवनिंग्स आपके साथ करे और कभी थोड़ा सा ग्लास में कुछ और भी पी ले, वो मैं नहीं थी। महिलाओं को आखिर व्यक्ति क्यों नहीं मान लेते हैं आजादी के 68 साल बाद भी, जानने की कोशिश करेंगे किरण बेदी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप हमारी खास पेशकश और उसमें हमारे साथ हैं किरण बेदी, देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर, देश की पहली महिला जो यूएन में पहुंची। और यूएन में पहुंचने का किरण जी अलग तरह का अनुभव था। आपका सिलेक्शन वहां पे इंटरनेशनली कंपटीशन के द्वारा हुआ, किस तरह का अनुभव था वो? एक दिन मुझे मैसेज आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कि ये यूनाइटेड नेशंस की पुलिस एडवाइज़र की पोस्ट वेकेंट है और वो नॉमिनेशंस मांग रहे हैं कंट्री से, आप इसको भरो। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मुझे देश बाहर जाना अच्छा नहीं लगता। तो बोले नहीं, देश के लिए बहुत अच्छा है, तुम अप्लाई करो। तो मैंने सोचा अच्छा अप्लाई करेंगे, सिलेक्शन या ऐसे ही हो जाएगी। बाद में पता चला ये तो पूरा इम्तिहान है, इसके लिए टफ सिलेक्शन है। तो फिर मैंने 15 दिन छुट्टी लेके पढ़ाई की पीस कीपिंग ऑपरेशंस पर, और उसके लिए फिर मेरा एक इंटरनेशनल कंपटीशन था विद जो पुराने कई पुलिस कमिश्नर्स काम कर चुके हैं दूसरे कंट्रीज़ में, उनको यूएन का एक्सपीरियंस भी था, मेरे पास तो यूएन का एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो टफ कंपटीशन के बाद जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई पुलिस एडवाइज़र का, मैं समझती हूँ देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात हुई, क्योंकि पहली बारी एक इंडियन पुलिस एडवाइज़र टू द सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस, वो भी पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए अपॉइंट हुई। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की थी, क्योंकि यूएन के असाइनमेंट हर पुलिस ऑफिसर चाहता है। आपको तकलीफ होती है जब आप देखती हैं कि आज भी देश की राजधानी सहित देश के दूसरे हिस्सों में महिलाओं से जुड़ी हुई इतनी खबरें आती हैं जहां सिर्फ नेगेटिविटी होती है? बिल्कुल, यही तो मैं कई बार कह चुकी हूँ, इस देश को सोशल रेवोल्यूशन चाहिए। इस देश को ऐसा सोशल रेवोल्यूशन, और वो सोशल रेवोल्यूशन होगा हर घर में, हर माँ बाप से और हर स्कूल में। अगर हम चाहते हैं कि 15-20 साल और वेट ना करें, हम अगले 5 साल में ये एक नई सोच ले आए, क्योंकि नई सोच मीन्स जैसे अब स्वच्छ अभियान है, स्वच्छ अभियान एक रेवोल्यूशन ही तो है। और इसकी जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कुछ युवा चेहरे हमारे साथ हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं अपने सवाल। तो this viewpoint of serving the nation, was it your childhood dream or were you inspired by some incident or a person? No, childhood dream. It was serving, working for the country was a childhood dream. और मेरे रोल मॉडल्स नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे, गांधी जी थे, नेहरू जी, गांधी जी, विवेकानंदा, फ्रीडम फाइटर्स थे। मैम, मेरा सवाल ये है कि जहाँ हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं में भी उनकी क्लास के अनुसार, उनकी क्लास के आधार पर भी भेदभाव होता है। जैसे आज के समय पे जो प्राइवेट सेक्टर है, उनमें जो महिलाएं काम करने के लिए जाती हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी जाती है, लेकिन जो लेबर क्लास है, जो लेबर क्लास में महिलाएं काम करती हैं, उनके लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तो ये किस प्रकार की व्यवस्था है? शायद हर एक, पहली बात तो ये एम्प्लॉयर्स का फर्ज बनता है कि वह भी सुविधाएं ऐसी दें, राइट। लेकिन मैं ये कहती हूँ सुविधा सुरक्षित माहौल क्यों ना बनाया जाए। एक तो है कि एम्प्लॉयर जो बेनिफिट अपनी क्लास, लेबर क्लास को दे सकता है जरूर दे, लेकिन हम एक सुरक्षित माहौल क्यों ना बनाएं। पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में ऐसा माहौल क्यों ना बनाएं। इसको पार्ट ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन है, क्योंकि जब हम सभी के लिए करते हैं तो कई बारी ना काम करने वाली महिला को नहीं चाहिए सुरक्षा, तो उसको कौन ट्रांसपोर्ट देगा? उसको तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही चाहिए। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुरक्षित हो, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है। क्यों महसूस करे असुरक्षित जब लोग हैं? ये नहीं पुरुष है, लोग हैं। किरण जी, हमारी जो ये कोशिश है, ये जो हमारे प्रोग्राम का टाइटल है, आपको क्या लगता है कि थोड़ी बहुत सफल होंगे हम? जो रिवोल्यूशन की आप बात कर रहे हैं उसमें एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे? इट्स अ पार्ट ऑफ दैट। ये उसी का भाग है। आपने इन स्टूडेंट्स को बुलाया, इन बच्चों को बुलाया, आपने टाइटल ये दिया,
आपने ऐसी महिलाओं के लिए जिन्होंने इस पुरुष प्रधान समाज में अपना स्थान अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत से और अपने परिवार की सपोर्ट से बनाया, ये एक पार्ट ऑफ द सोशल रेवोल्यूशन है और मीडिया उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। आप किस तरीके के मैसेजेस देते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे प्रोग्राम्स को देख के बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो इंस्पिरेशन लेंगे, बहुत सारे पेरेंट्स इसमें से कहेंगे हम भी ऐसे कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में ये महिला और व्यक्ति का फर्क क्यों बना हुआ है आखिर? अभी भी महिला को देखते हैं कि जब तक कुछ उसके पास प्लस नहीं है, वुमन प्लस, लड़की प्लस, स्त्री प्लस, प्लस मीन्स औहदा, काबिलियत, हिम्मत, तब तक उसको ये एक सेकंड लेवल पे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी। तो बेटियों पर भरोसा जताया जाए और उनके आने पर खुशियां मनाई जाएं तो हर घर से कामयाबी की किरण निकल सकती है। बस जरूरत है इस बात की कि आप उनका स्वागत करें, उन्हें सम्मान दें। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे कुछ और बेटियों की कहानियों के साथ, लेकिन आप भी शुरू कर दीजिए बेटियों को, महिलाओं को व्यक्ति कहना।